जॉन कार्टर नाम का ये शख्स एरिजोना इलाके में सोने की खोज कर रहा था। काफी सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सोने का टुकड़ा मिला होता है। उस सोने के टुकड़े के सुराग के जरिए जॉन एक गुफा तक पहुंचता है। जॉन को उस गुफा पर सोने की खदान तो दिखाई दे जाती है, पर तभी जॉन के सामने अचानक एक विचित्र सा आदमी प्रकट होता है और वो जॉन पर जानलेवा हमला करने लगता है। जॉन अपने आप को बचाने के लिए उस रहस्यमय व्यक्ति को मार देता है। यहाँ जॉन को उस आदमी के पास एक बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय यंत्र दिखाई देता है। जैसे ही जॉन उस यंत्र को छूता है तो जॉन जो उस गुफा में था वो कहीं और ही टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ दूर दूर तक बिहड़ और रेगिस्तान था। तो क्या रहस्य है इस गुफा का और वो यंत्र कैसा था, ये सब जानने के लिए हमें जॉन कार्टर की कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो बिना किसी देरी के कहानी एंजॉय करते हैं। कहानी की शुरुआत मंगल ग्रह को दिखाते हुए होती है। इंसानों को लगता है कि मंगल ग्रह एक निर्जीव ग्रह है, जबकि इस ग्रह पर हवा भी है और पानी भी, पर धीरे धीरे कर ये ग्रह मर रहा है अपने ही ग्रह में रहने वाले कबीलों की वजह से, जिसे जुडांगा कहा जाता है। ये कबीला एक चलते हुए शहर में रहता है जो मंगल ग्रह पर रहने वाले बाकी कबीलों से लड़ा करता, पर अब तक हीलियम कबीले की वजह से ये रुका हुआ है, क्योंकि हीलियम कबीले वासियों ने जुडांगा के कबीलों को अब तक हराए रखा है। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब जुडांगा का मुखिया अपने विमानों से जा रहा था और तभी अचानक वो विमान एक आंधी में फंस जाते हैं। जैसे ये उस रेतीले तूफान से बाहर आते हैं तो जुडांगा के मुखिया से मिलने तीन विचित्र से आदमी आते हैं जो अपने आप को ईसस देवी के दूत बताते हैं। वो जुडांगा को एक हथियार देते हैं और उससे कहते हैं कि बस तुम्हें हमारे आदेशों को मानकर चलना होगा, जिससे कि तुम अकेले इस मंगल ग्रह पर राज कर सकते हो। इसके बाद हमें अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूयॉर्क में 1881 का समय चल रहा था। तभी हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम जॉन कार्टर था। जॉन कार्टर यहाँ पर लोगों के बीच से आगे बढ़ रहा था। तभी वो समझ जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। दरअसल जॉन का जो पीछा कर रहा होता है ये वही उन तीन विचित्र आदमियों में से एक था जिन्हें हमने मंगल ग्रह पर देखा था। पर यहाँ पर जॉन किसी तरह उस आदमी से पीछा छुड़ाकर अपने बहन के बेटे मतलब कि उसके भांजे को एक लेटर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, जिसका नाम नेट था। हम नेट को देखते हैं जिसे वो लेटर मिल चुका है और वो ट्रेन पर उसी लेटर को पढ़ते हुए जॉन कार्टर के पास आने के लिए निकल चुका है। नेट जॉन कार्टर के घर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उससे जॉन का वकील मिलता है। वो नेट को बताता है कि अचानक जॉन की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। जॉन अपने जीवन में बहुत ही सफल व्यक्ति था। वो अपना ज्यादातर समय अलग अलग और हिस्टोरिकल जगहों पर खुदाई करने में बिताया करता। उसे किसी चीज की तलाश थी और हम जॉन के कमरे में देखते हैं जहाँ पर काफी प्राचीन और रेयर चीजें थी। तभी यहाँ पर नेट उस वकील से कहता है कि मुझे मेरे अंकल जॉन की डेड बॉडी देखनी है, जिस पर वकील नेट को लेकर टूम के पास लेके जाता है और नेट से कहता है कि तुम्हारे अंकल की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें ऐसी जगह पर रखा जाए जिसे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है, और यहाँ जॉन को एक ऐसे ही टूम के अंदर रखा गया था। नेट जब अपने अंकल को श्रद्धांजलि देने के बाद घर पर वापस आता है तो तभी वहाँ पर जॉन का वकील नेट को बताता है कि जॉन ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है और साथ ही अपनी जनरल मतलब कि एक डायरी तुम्हारे लिए छोड़ी है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के सारे रहस्य लिखे हुए थे। और जॉन का वकील वो डायरी नेट को देते हुए वहाँ से चले जाता है और अब नेट जॉन की लिखी हुई उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है, जिस पर लिखा था, माय डियर एडगर, मुझे याद है जब तुम छोटे बच्चे थे तो मैं तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर कहानियां सुनाया करता और तुम अपनी मासूमियत से उन कहानियों में भरोसा कर लिया करते, पर तब तुम बच्चे थे, अब तुम बड़े हो चुके हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरी उन्हीं कहानियों पे भरोसा करो। ये अजीब कहानी शुरू हुई थी 13 साल पहले फिनालिलियो पहाड़ों के बीच एरिजोना इलाके में, जो नर्क से भी बदतर जगह थी। और उसी इलाके के बीच हम जॉन कार्टर को देखते हैं जो उस इलाके में सोने की खदान की खोज कई सालों से कर रहा था और उसे आज ही एक सोने का टुकड़ा मिला होता है। तभी वहाँ पर यूनियन कॉलोनी के पोवेल ऑफिसर आते हैं। वो जॉन कार्टर को अरेस्ट कर अपने साथ लेके जाते हैं और यहाँ जॉन को उन सोल्जर्स का ऑफिसर कैप्टन कह के इंट्रोड्यूस करता है। दरअसल जॉन कार्टर अपने समय में वर्जीनिया इलाके की पहली घुड़सवार टुकड़ी का काबिल कप्तान था, जिन्होंने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी वो सारी जीती। यहाँ पर वो ऑफिसर जॉन से चाहता था कि अपाची जनजाति के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद करे, पर जॉन ने अब आर्मी को छोड़ चुका है और अब फिर से वो युद्ध में नहीं जाना चाहता, इसलिए वो यहाँ पर मौका पाते ही इस जेल से भाग जाता है। और ये खबर मिलते ही वहाँ के ऑफिसर
जॉन के पीछे जाने लगते हैं। वो ऑफिसर जॉन का पीछा करते हुए अपाची जनजाति के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां पर अपाची के आदिवासियों ने उन पर गन तान देते हैं। जॉन यहाँ पर अपाची के आदिवासियों को उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा था। इतने में जॉन के पीछे खड़े उन ऑफिसरों में से एक अपाची के एक आदमी को मार देता है, जिससे कि इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बीच में फंस जाता है बेचारा जॉन। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि उन सोल्जर्स के ऑफिसर को गोली लगी है। ये देखकर जॉन उस ऑफिसर की मदद करता है। वो उसे अपने घोड़े में बैठाकर अपाची आदिवासियों से बचते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। कुछ दूर आगे जाने पर जॉन को लगता है कि वो उन लोगों से नहीं बच पाएगा, इसलिए वो अपने घोड़े को यहाँ से भगा देता है और पास ही एक गुफा में उस ऑफिसर के साथ छुप जाता है। यहाँ आसपास काफी बड़ी बड़ी चट्टानें थी। तभी यहाँ पर वो अपाची आदिवासी पहुंच जाते हैं, पर वो पता नहीं क्यों उस गुफा के ऊपर एक मकड़ी का सिंबल देखकर वहाँ से डरकर वापस चले जाते हैं। ये देखकर जॉन और वो ऑफिसर हैरान थे। जब जॉन उस गुफा के अंदर जाके देखता है तो उस गुफा के अंदर रहस्यमयी और अलग अलग तरह के निशान थे और तभी जॉन को उस गुफा में सोने की खदान मिलती है, जिसकी खोज जॉन कई वर्षों से कर रहा था। जॉन उस सोने को देखकर खुश होता है, पर तभी अचानक वहाँ पर एक विचित्र सा आदमी प्रकट होता है। वो अचानक जॉन पर हमला करता है। जॉन के पास जो गन होती है वो उससे अपने आप को बचाने के चलते उसे मार देता है, पर वो विचित्र आदमी मरने से पहले अपने पास से एक यंत्र निकालकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे कि वो यंत्र ग्लो कर रहा था और वो अपने मंत्र पूरे करता। अभी जॉन उस यंत्र को अपने हाथ पे ले लेता है और वो विचित्र आदमी जो कह रहा था वैसा ही कहता है, जिससे कि अचानक जॉन वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। जॉन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ आ चुका है। दरअसल जॉन उस यंत्र की वजह से मंगल ग्रह पर पहुंच चुका था। अब जब जॉन वहाँ पर चलने की कोशिश करता है तो मंगल ग्रह की लो ग्रेविटी और उसकी शारीरिक संरचना की वजह से वो बार बार काफी ऊंची छलांगे लगा रहा था। उसे चलने में थोड़ी तकलीफ होती है, पर फिर वो समझ जाता है कि यहाँ पर चलना नहीं कूदना होता है और वो वैसा ही कर रहा होता है। जॉन की लंबी लंबी छलांगे देखकर इस ग्रह पर रहने वाली एक और प्रजाति जिसे थारक्स कहा जाता है वो जॉन की ओर बढ़ रही थी और कुछ ही देर में वो जॉन तक पहुंच जाते हैं। थारक्स दिखने में जॉन से काफी ऊंचे और 4 हाथों वाला जीव था। यहाँ पर जॉन के सामने थार्क्स का लीडर जेडैक सामने आता है और क्योंकि जेडैक ने लंबी लंबी छलांगे मारते हुए देखा था तो जेडैक जॉन को एक अद्भुत जीव समझता है और वो उसे बिना नुकसान पहुंचाए अपने साथ लेके जाता है। अब हम यहाँ दूसरी ओर बाकी कबीले को देखते हैं, जिसमें हीलियम और जोडांगा शामिल थे। अब क्योंकि जोडांगा के कबीले के मुखिया सबधान के पास एक ऐसा हथियार था जिसे विचित्र प्राणियों जिन्हें थॉन्स कहा जाता है, उन थॉन्स ने नौवीकरण की शक्ति वाले उस हथियार को सबधान को दिया था। अब सबधान उस हथियार के इस्तेमाल से हीलियम कबीले को भी हरा देता है। सबधान एक दोस्त और क्रूर शासक बन चुका था। हम यहाँ हीलियम में देखते हैं, जहाँ पर हीलियम के मुखिया जो कि सबधान से हार कर घर पहुंचे हैं, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि सबधान ने हमें जिंदा छोड़ते हुए कहा है कि अगर तुम अपने कबीलेवासी और हीलियम को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी राजकुमारी के साथ मेरा विवाह करना होगा, जिसके बदले में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और यहाँ पर हीलियम के मुखिया को अभी के हालात देखकर ये फैसला सही लगता है कि वो अपनी बेटी को सबधान से विवाहित करवाएंगे। हीलियम की राजकुमारी खूबसूरत होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान थी और वो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करा करती। ये बात सुनकर राजकुमारी उदास थी क्योंकि वो सबधान से विवाह नहीं करना चाहती थी। अब हम यहाँ दूसरी ओर जॉन कार्टर को देखते हैं, जो कि थार्क्स के लोगों के बीच था और तभी थार्क्स को पता चलता है कि आसमान में जोडांगा और हीलियम दोनों समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल यहाँ हीलियम की राजकुमारी भाग गई होती है और ये खबर सुनकर सबधान हीलियम के उस विमान का पीछा कर रहा था जिस पर राजकुमारी होती है। और यहाँ नीचे थार्क्स हीलियम और जोडांगा के बीच की लड़ाई का मजा ले रहे थे। यहाँ थार्क्स का लीडर जेडैक चाहता था कि हीलियम और जोडांगा समुदाय आपस में ही लड़कर मर जाए ताकि थार्क्स मंगल ग्रह पर शांतिमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। यहाँ जॉन जेडैक की इस अहिंसावादी बातों को सुनकर हंसी आ जाती है और जॉन जेडैक से दूरबीन लेकर जब उन विमानों की तरफ देखता है तो तभी जॉन को विमान में लटकी हुई एक इंसानी लड़की दिखाई देती है और उसे अभी तक कोई इंसान नहीं दिखा था। तो जॉन छलांगे लगाते हुए जाकर राजकुमारी को बचा लेता है और यहाँ सबधान जॉन को कुछ करता कि थार्क्स वासी उन विमानों पर गोलियों से हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर यहाँ सारे थार्क वासी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और यहाँ राजकुमारी जॉन से पूछती है कि तुम इस तरह कैसे जंप कर लेते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं नहीं जानता, पर ये विमान क्या है और ये कैसे हवा में तैर सकते हैं। जिस पर राजकुमारी उससे कहती है कि ये प्रकाश की वजह से हवा में उड़ रहे हैं। वर्जीनिया में जहाज तो सिर्फ समुद्रों में चला करते हैं। ये सुनकर राजकुमारी कहती है कि इस ग्रह पर समुद्र ही नहीं है और तब जॉन को पता चलता है कि वो अभी पृथ्वी पे नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर है। ये जानने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है
और जॉन राजकुमारी को बताता है कि वो किस तरह पृथ्वी से मंगल ग्रह पर आया। यहाँ राजकुमारी जॉन की मदद करने के लिए हार्क्स की देवी के मंदिर ले जाते हैं और इस मंदिर में बहुत से चित्र बने हुए थे। उन चित्रकलाओं में थॉन्स के भी चित्र मौजूद थे और जिस यंत्र की वजह से जॉन इस ग्रह पे आ पहुंचा उसका भी चित्र वहाँ पे था। राजकुमारी उन देवलिपियों को पढ़कर समझ जाती कि उन्हें किस और जाना है जो पूरब की दिशा में मिलेगी। ये जानने के बाद जॉन राजकुमारी और जेडांग की बेटी सोला के साथ उस जगह की तलाश में निकल जाता है जहाँ पर जॉन को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। सफर के दौरान हम जॉन को देखते हैं जो कि राजकुमारी को पसंद करने लगा था और ये अपने सफर में काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी ओर हम थान को देखते हैं, वही विचित्र आदमी जो मैजिक जानता है। उसे पता चल चुका था कि राजकुमारी जॉन के साथ नौवीकरण की शक्ति का पता करने जा रहे हैं और ये ध्यान जॉन राजकुमारी और सोला को रोकने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ उस नदी तक पहुंच जाता है जहां पर इन्हें पहुंचना था। अब ये नाव के सहारे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर आगे जाते ही ये एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे राजकुमारी देखकर हैरान हो जाती है और फिर जॉन राजकुमारी को पकड़कर सीधा जंप करता है और उस अजीब से स्ट्रक्चर के ऊपर चले जाता है जहां पर अंदर जाने पर जॉन के पास का वो यंत्र अचानक से नीली रोशनी में चमकने लगता है और उस यंत्र की वजह से वहां पर एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर राजकुमारी और जॉन अंदर जाते हैं और वहां जॉन के यंत्र के इस्तेमाल से राजकुमारी और जॉन को कुछ लिखावटें दिखाई देती हैं। राजकुमारी उन लिखावटों को समझने की कोशिश करती है जिससे कि उन्हें यह पता चलता है कि जॉन पृथ्वी से मंगल ग्रह पर एक टेलीग्राम के जैसे आया है, मतलब कि वो अपनी ही एक नकल है। अब भी पृथ्वी पर जॉन की बॉडी एग्जिस्ट करती होगी। राजकुमारी उस लेख को पढ़ने की कोशिश करती है पर उसे वो कुछ भी समझ नहीं आता। तभी अचानक नीचे से सोला की आवाज आती है जिसकी वजह से इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है और हम देखते हैं कि इन्हें आसपास से हार्क्स ने घेर लिया था। हैंस ने सारे हार्क्स को भड़काया जिससे कि वो यहाँ पर जॉन को खत्म करने के लिए आए थे। ये लोग किसी तरह यहाँ से निकल जाते हैं और ये हीलियम कबीले तक पहुंच जाते हैं और यहाँ जॉन को जोडांगा में रखा गया था पर वो वहाँ से छलांगे लगाते हुए सीधा राजकुमारी के पास जाता है जहाँ पर राजकुमारी सप्तान से शादी करने के लिए तैयार हो रही थी। और फिर राजकुमारी जॉन से अकेले में बातें करती है और उसे कहती है कि तुम अपनी पृथ्वी में वापस लौट जाओ, मैंने तुम्हारे यंत्र के लिए मंत्रों को खोज लिया है। जॉन क्योंकि राजकुमारी को पसंद करने लगा था और वो यहाँ से नहीं जाना चाहता पर राजकुमारी मंत्र उसे अपने साथ दोहराने के लिए कहती है। तभी दरवाजे पर सप्तान आ चुका था और यहाँ जॉन उन मंत्रों को दोहराता है पर वो अंतिम मंत्र नहीं बोलता। राजकुमारी देखती है कि वो उस कमरे में नहीं है और राजकुमारी के जाते ही हम जॉन को देखते हैं जो कि गायब वगैरह नहीं हुआ था बल्कि वो जंप कर ऊपर छुप गया होता है। जब वो नीचे आता है तो वहाँ पर एक लेडी जो कि थान होता है वो किसी भी जगह किसी भी वक्त और किसी के भी आकार का रूप बदल सकता था और वो जॉन को अपने साथ लेके जाता है। वो जॉन को अपना नाम सैंक बताता है। वो जॉन से कहता है कि संतुलन बनाए रखना पड़ता है और जॉन सैंक से कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, जिस पर सैंक जॉन से कहता है कि हम दुनिया की बर्बादी अपने हाथ से नहीं करते कैप्टन कार्टर, हम ऐसे कामों के लिए मोहरों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सावधान हुआ। हमने उसे नौवीकरण की शक्ति दी है जिससे कि वो अपने इस ग्रह को खत्म कर लेगा। हम ऐसे खेल इस ग्रह के बनने से पहले से खेलते आ रहे हैं और तुम्हारे ग्रह पृथ्वी के खत्म होने के बाद तक खेलते रहेंगे, यही हमें पालता है। लेकिन हर ग्रह पर ये खेल इसी तरह से चलते रहता है। आबादियां बढ़ती हैं, जाति समाज आपस में बढ़ते हैं और आपस में लड़ते हैं और इसी तरह धीरे धीरे उस बेचारे ग्रह का जीवन काल खत्म होने लगता है। और यहाँ सैंक जॉन को वहाँ पर एक विमान में बैठाकर बस ले जाने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर इस ग्रह का एक जीव जो कि डॉग की तरह होता है, वो जॉन का काफी वफादार था, वो तुरंत आकर सैंक पे हमला कर देता है जिससे कि उसके हाथ का वो यंत्र टूट जाता है और यहाँ पर जॉन उसकी शक्तियों से आजाद हो चुका था। जॉन उस विमान को लेकर हार्क की ओर जा रहा था पर एक विमान उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पर रेत में छुपी हुई सोला बाहर आती है और वो उस विमान को एक गोली में ही खत्म कर देती है। अब यहाँ जब जॉन, सोला और उसका वो डॉग हार्क्स के शहर पहुँचते हैं तो जॉन को पता चलता है कि जेडक को उसके पद से हटाकर किसी दूसरे आर्क स्कार्क को आर्क शहर का मुखिया बना दिया गया है। इन लोगों को भी कैद कर लिया जाता है। जॉन को कैद खाने के अंदर जेडांग मिलता है, वो काफी बुरी हालत में था और फिर अगली सुबह स्कार के सिपाही जॉन और जेडक को हार्क वासियों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर एक व्हाइट जाइंट एप के सामने लड़वाते हैं। जॉन जंप कर करके किसी तरह उससे बचता है पर जेडक पूरी तरह से घायल था तो वहाँ पर उसकी बेटी सोला आकर मदद करती है और ये तीनों मिलकर उन दोनों व्हाइट जाइंट एप्स को मार देते हैं। यहाँ जॉन उन थार्क्स के लीडर स्कार्क को चुनौती देता है कि वो उससे लड़े। जॉन एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। ऐसा करने से थार्क्स के मुखिया को मारने के बाद जॉन उन सारे थार्क्स का लीडर बन चुका है और वो अपने थारवासियों को ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि उन्हें जाकर जुड़ांगा के मुखिया सावधान को हराना होगा वरना ये मंगल ग्रह खत्म
हो जाएगा। और ऐसा कहते ही सारे थार्क मिलकर जॉन के साथ जोडांगा राज की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां पहुंचकर ये देखते हैं कि सावधान ने अपने सारे सैनिकों को हीलियम राज को घेरने के लिए भेज दिया है। और ये सुनने के बाद जॉन अकेला ही वायुयान में बैठकर हीलियम की ओर निकल पड़ता है। वहां वो पहुंचकर देखता है कि किस तरह से सावधान शादी करने के बाद हीलियम राज को भी खत्म कर देगा। ये जानने के बाद जॉन सीधा जाकर राजकुमारी की शादी सावधान से रुकवा देता है और सावधान का चेहरा सबके सामने आने पर इनके बीच युद्ध चालू हो जाता है। हीलियम और जोडांगा कबीला आपस में लड़ने लगे थे। यहाँ जॉन की मदद करने के लिए थार्क सुबह से भी पहुंच चुके थे। वो भी हीलियम की मदद कर रहे थे जोडांगा से लड़ने के लिए। हम जॉन को देखते हैं जो कि सावधान से लड़ रहा था और वो उसे हरा देता है। जॉन सावधान से पूछता है कि तुम थैंक्स के बारे में क्या जानते हो। सावधान थैंक्स के बारे में जॉन को कुछ बताता कि वहाँ पर थैंक्स का लीडर सैंक सावधान को मार देता है और वो जॉन को भी मारने ही वाला था कि तभी राजकुमारी आकर उसके उस यंत्र को तोड़ देती है। पर सैंक यहाँ रूप बदलते हुए उस यंत्र को किसी तरह हासिल कर लेता है और जॉन बस उसे मारने ही वाला था कि वो यहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ जोडांगा के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया होता है क्योंकि उनका लीडर सावधान मारा गया। और हम जॉन कार्टर को देखते हैं जो कि राजकुमारी से कहता है कि क्या तुम वर्जीनिया के एक गरीब सिपाही से विवाह करना चाहोगी, जिस पर राजकुमारी हाँ कहती है। और यहाँ जॉन कार्टर और राजकुमारी की शादी करा दी जाती है। अब राजकुमारी और जॉन कार्टर पति पत्नी थे। तभी हम रात पे देखते हैं जब जॉन अपने कमरे के बाहर मंगल ग्रह के चांदों को देख रहा था तो तभी वहाँ पर सैंक आता है और वो उसे जबरदस्ती पृथ्वी ग्रह पर भेज देता है। जॉन की आंख खुलती तो वो उसी गुफा में था जहाँ पर सोना था। जॉन यहाँ पर उसी मंत्र को पढ़ने की कोशिश करता है कि वो वापस चले जाए और वो बिना उस यंत्र के मंगल ग्रह पर नहीं जा सकता था। तभी जॉन को याद आता है कि सैंक ने उसे बताया था कि वो वर्जीनिया से था, मतलब कि उसकी तरह और थैंक्स इस पृथ्वी पर मौजूद होंगे। एरिजोना की गुफाएं इसका सबूत थी। इसका मतलब दुनिया में कई और ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर धन रहते होंगे। और उसके बाद जॉन उस गुफा के सोने का इस्तेमाल उस यंत्र की खोज में करने लगा। जॉन अलग अलग और प्राचीन जगहों पे खुदाई करवाता। उसे वहाँ कई दुर्लभ चीजें मिली पर उस यंत्र का कोई नामो निशान नहीं मिला। जॉन कहता है कि ये दर्द मैं ही जानता हूँ कि मैं किस तरह 10 लंबे और दर्दनाक सालों तक मैं ढूंढता रहा, कभी अफवाहों तो कभी इतिहास के पन्नों पर। मैं दुनिया के चप्पे चप्पे में धन के वजूद को ढूंढता रहा पर मुझे वो यंत्र नहीं मिला। पर एक दिन मुझे वो मिल गया। उसके मिलते ही मुझे कई खुफिया प्लान बनाने पड़े क्योंकि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले से ही मुझे शक था कि थंस मेरी तलाश कर रहे थे। कहानी प्रेजेंट में आती है। एडगर जॉन की उस डायरी को पढ़ रहा था। जॉन उससे कहता है कि तुम समझ गए होगे कि क्यों मैं अचानक मर गया और मैंने अपने आप को दफनाने की रस्म को मना किया और एक ऐसे कमरे को चुना जिसे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर मेरी बॉडी नष्ट हो गई तो मेरी नकल जो मंगल ग्रह पर है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये बात ध्यान से सुनो, मेरे कब्र की चाबी हो तुम एडगर। तुम्हें मेरी जायदाद और शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है, क्योंकि धन उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एडगर दौड़कर उस टॉम के पास जाता है जहाँ पर जॉन कार्टर की बॉडी को रखा गया है। और जैसा कि जॉन ने कहा था उसकी चाबी तुम हो एडगर। तो एडगर उस टॉम पे बने कुछ अल्फाबेट्स देखता है और एडगर समझ जाता है कि जॉन उसे एडगर नहीं बल्कि नेट कह के बुलाते हैं। तो वो नेट के अल्फाबेट जैसे ही प्रेस करता है तो वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। एडगर अंदर देखता है कि जॉन की बॉडी नहीं है और तभी अचानक उसके पीछे एक थैन हमला करता है, पर वो एडगर को कुछ करता कि जॉन उस थैन को गोली मारकर खत्म कर देता है। दरअसल ये सब जॉन का ही एक प्लान था उस यंत्र को हासिल करने के लिए। और जॉन थैन के पास से उस यंत्र को ले लेता है और जॉन एडगर से कहता है कि तुम्हें अब मेरी रक्षा करनी है। और वो उस टॉम के अंदर जाने लगता है, पर टॉम के अंदर जाने से पहले वो एडगर को कहता है कि नेट अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाओ, किसी से प्यार करो या कोई किताब लिखो। इतना कहकर जॉन मंगल ग्रह अपनी पत्नी राजकुमारी के पास चले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हालांकि इस मूवी का पार्ट 2 रिलीज नहीं हुआ है दोस्तों, पर अगर वो आता है तो जरूर इस चैनल पर एक्सप्लेन होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नई और धमाकेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।